हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो मैन फोर टाइप हैं मैन क्लास के, उनके बारे में। लेकिन हम आज इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस दरअसल क्या होता है। हमारा फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि पहले भी आप इंटेरोगेटिव और एसेरेटिव ऑलरेडी जानते हो। देखिए, इतना आसान भी नहीं है, आपको बहुत सी नई जानकारियां इसमें मिलेगी। और अगर आप किसी भी पेपर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार देखने से पता चलेगा कि हाँ, मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बताई हैं, जैसा कि किताबों में अक्सर देखने को नहीं मिलता। अब एक्सक्लेमेटरी वाक्य हमारे सामने है, जो कि बड़ा इजी लगता है, लेकिन इतना इजी है नहीं। और देखिए, मैं पीडीएफ तो बना नहीं सकता जिस तरह से, क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं टाइम निकाल के ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहले हमने नाम डाल रखा है कि 4 टाइप ऑफ मैन क्लॉजेज। हमने क्या नाम डाल रखा है कि 4 तरह के मैन क्लॉजेज स्ट्रक्चर ऑर्डर के आधार पर हम तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला आप एसेरेटिव सारे पढ़ चुके हो, उसके बाद इंटेरोगेटिव आता है। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखें, एसेरेटिव वो सारे होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट पहले आता है। क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट पहले आता है और फिर वर्ब आती है। क्लियर हो गई मेरी बात? और वही बात आप सारे जानते हो कि अगर वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए तो वो कौन सा कहलाता है? इंटेरोगेटिव कहलाता है। लेकिन दरअसल बात सीखने की क्या है? सीखने की बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, छुपा हुआ। क्या होता है दोस्तों? यू छुपा हुआ होता है, ये हिडन किया जा सकता है। और वर्ब से ये वाक्य क्या है? शुरू होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इंपेरेटिव सेंटेंस। और रही बात एक्सक्लेमेटरी की, तो इसमें क्या है? हमारा एक्स एलिमेंट होता है। ये सारे जानते हो, एक्स एलिमेंट सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर क्या होता है? हमारा ये निशान होता है। ये सारी बातें आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे अब पढ़ेंगे कि पहली चीज पढ़ेंगे हम कि एसवी ऑर्डर। ये हमारा एसवी ऑर्डर क्या है, इसे एसेरेटिव कैसे, क्योंकि आपको पेपर में कई बार पूछा जाता है एसेरेटिव सेंटेंस है या क्या है, तो आपको ये सिर्फ एसवी ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को देखते हैं, फिर इंपेरेटिव की शुरुआत करूंगा मैं भी। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसलिए ये। तो आप ऐसे वाक्यों को पढ़ोगे, सब्जेक्ट। अरे क्या है? सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कैसे पता चला? इस इज से पता चला। अगर हेल्पिंग वर्ब, अब ये जो इज है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब है। जो टेंस बताएगी वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। जो टेंस बताएगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। तो ये एसवी ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? एसवी ऑर्डर हुआ, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? एसेरेटिव है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी। तो अब देखो, ये वी यानी ये इज यानी टेंस बताने वाली वर्ब कौन है? यही है। और ये वी पहले आ गई। इस बार ये जो वर्ब है ये पहले आ गई, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है? इसके बाद में आया। तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया? वीएस। और इसी वीएस ऑर्डर को ये क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव कहते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो प्रश्नवाचक बनाने के रूल दिए ना, जो प्रश्नवाचक बनाने के रूल दिए हैं वो चोमस्की ने दिए। किसने दिए हैं दोस्तों? चोमस्की नामक एक वैज्ञानिक हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये नाम दिए हैं प्रश्नवाचक बनाने के रूल। ठीक है, बढ़िया, आप उनको पढ़ सकते हो। अब रही बात आगे, अब आगे भी देखो कुछ और चीजें, जैसे कि यहाँ पर आप एक नाम देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले भी डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप मेरे इस प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो, SVOCA की। तो अब देखो, व्हाट इज ही, यहाँ क्या है? व्हाट मतलब इज ही। अब आप ऐसे देखो, मैं क्या हूं, आप इसको ऐसे समझो, ही इज राम, ही इज राम। तो ही कौन है ये बताओ? ही क्या है? राम है। राम कौन है? ही है। ही क्या है? राम है। राम कौन है? ही है। तो अब ये सोच लो, ये राम जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो एस वी ऑर्डर तो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सेंटेंस तो एसेरेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु कई बार क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, अब मान लो मैं ही की जगह क्या, अब मान लो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ये वाक्य ऐसे भी सही है, राम इज ही, राम इज ही। ये दोस्तों ऐसे भी वाक्य सही है, आप ये बात ध्यान रखें, कभी आप कंफ्यूजन में हो जाओ। राम इज ही, ये वाक्य भी सही है। क्यों है? क्योंकि जो इज वर्ब होती है ये अपने बाद नॉमिनेटिव केस लेती है। नॉमिनेटिव कैसे? मान लो यहां पर जो हमारा ही इज हिम, हिम ऑब्जेक्ट होता है तो हिम नहीं लेगी, ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, बल्कि सब्जेक्ट वाला ही लेगी, ऐसे मान लो। तो राम कौन है? राम ही है। ही कौन है? राम है। तो दोनों एक ही चीज है ना, तो ये हमारा ऐसे कॉम्प्लीमेंट बनता है, जो अगर ये हमारा ऐसे ये पुरुषा बन जाए एक दूसरे की तरफ। तो यहां पर देखो, अब राम मैं कहूं
राम कौन, अब जैसे मान लो मैं ही की जगह लगा दिया हु, या राम की जगह मान लो, तो मैंने इस वाक्य में राम की जगह हु इज ही, वह कौन है, ये लो मैंने राम की जगह क्या लगा दिया, हु लगा दिया। तो यहां देखो मैंने हु भी क्या लगाया, ये लगा दिया। तो कारण तो यही है, हु कौन है, सब्जेक्ट ही तो है। अब यहां किसी का ही नाम लिख दो, राम है ही, यानी वह कौन है, राम है। तो आप ऐसा ये कॉम्प्लीमेंट यानी एक दूसरे की जगह लिखे जा सकते हैं, ये बात ये ध्यान रखो आप यहाँ पे, हु इज ही। और आप वट लगाओगे तो इसका मतलब है कोई चीज पूछ रहे हो, क्या लगाओगे, वट लगाओगे तो इसका मतलब है आप कोई चीज पूछ रहे हो कि वह क्या चीज है। ठीक है, तो आप इस वट की जगह कोई भी चीज का नाम लिख दो, वो चीज बन जाएगी। जैसे मैं कह दूं वह घड़ी, वहां क्योंकि यहां तो देखो ही है, तो यहां पर अब चीज तो लगा नहीं सकते, ये बात तो ध्यान रखें। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ कोई चीज तो नहीं लगा सकते, लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे टाइप हो गया, व्हाट इज इट लगा सकता हूं मैं, यह क्या है। ठीक है, तो यहाँ अब कोई चीज का हो जाएगा, तो व्हाट इज इट, ये चीज क्या है, तो आप यहाँ पर कोई चीज लगा दोगे, पेन है, पेन इज इट। ठीक है, पेन इज इट। क्लियर हो गया, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। जैसे आप ऐसे भी अब देखो यहाँ पे लिख दिया ही इज रमेश, सेम वही हो गया। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे रमेश इज ही आप ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों तरह से वाक्य सही होते हैं और ये मैंने बताए हैं। अब देखो ये मैंने लिख रखा है आगे कि जो चोमेस्की हैं उन्होंने अपनी एक किताब थी उसमें ये लिखा था, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, उसमें उन्होंने ये बताया था, क्या बताया था कि चोमेस्की ने प्रश्नवाचक बनाने के रूल बताए थे। अब हम शुरुआत करें हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का एक नया नाम, मैंने कहा था मैं कुछ नया बताऊं ही बताऊंगा, तो नया नाम है डायरेक्टिव। अगर पूछ लिया जाए कभी पेपर में डायरेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का ही नाम क्या है, डायरेक्टिव है। क्लियर हो गई मेरी बात। आफ्टर दैट आती है इसमें सेंस कौन कौन से होते हैं, कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करने के लिए क्या भाव लिखते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, मेन रूप से कमांड, ये तीन, और इंट्रेटिव। तो ये सोच के चलो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड तो मैन होते ही होते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में न आए तो आप ये सोच लेना और ई आएंगे, जैसे आओ, आओ, देखो ओ आ गया कि नहीं आ गया, आइए, आप ऐसे बोलते हो इनको, आइए, ये लगाना जरूरी है पीछे निशान, वरना तो ये शब्द बन जाते हैं। आइए, तो ये आ गया। अब इसमें क्या छुपा हुआ होता है, मैंने पहले ही बताया था, यू छुपा हुआ होता है। यू क्या होता है, ईडन होता है, ये देख सकते हो। और डू नॉट लगाना है तो आपकी मर्जी है, लगाओ, क्योंकि वो तो बोलते समय बात पता करनी है, लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो भी क्या है, वर्ब से बेस वर्ब, ये बेस वर्ब का निशान होता है, इससे वाक्य शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि डोंट गो भी बोल सकते हो आप, डोंट प्ले भी बोल सकते हो, इस तरह से। तो देखो जैसे ये अगर मैं कहूं लाइक, जैसे डू नॉट लाइक चेस, डोंट लाइक चेस, मैं आपको ये कह रहा हूं कि चेस पसंद मत करो, तो आप ऐसे भी कह सकते थे ना, जैसे कि डोंट प्ले, डोंट प्ले चेस, आप, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं चेस मत खेलो। तो ये डू नॉट ऑप्शनल कैसे है दोस्तों, तो ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूं प्ले चेस, चेस खेलो। अब इसका मतलब हो गया चेस खेलो, तो ये देखो वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, ये वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, और ये हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, तो ये वी से बी, वी है जो हमारी बेस वर्ब है और इससे वाक्य शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज ये एक है, जैसे आप एक ध्यान रखो, ये नोट मैंने दे रखा है, वो बात ये है कि देखो कभी भी पेपर में ये बात आ जाए क्या, कि इसमें टेंस कौन सा है, क्या है, क्या बात पूछ ले कि इस जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें टेंस कौन सा है। और अगर आप डू नॉट देख के ये सोच लो कि ये तो सर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्या लिख दो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दरअसल एक बात बताऊं क्या, आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगे, क्योंकि इसमें कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नहीं होता है, कोई टेंस नहीं होता। ये बात मैंने यहां लिख रखी है, टेंस नहीं होता। मैंने कहा था मैं नई चीज हमेशा बताता हूं अपने व्यूअर को, और ये देखिए इसमें कोई टेंस नहीं है। अब टेंस क्यों नहीं है, अब मैं सारी डिटेल में आपको यहां तो बातें नहीं बता सकता, क्योंकि और भी अपने आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे सारी बातें आएंगी, पर फिर भी ये बता देता हूं। कारण ये है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में विवाद का विषय है ये। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस बताती है, और नॉन फाइनाइट वो होती है जो टेंस नहीं बताती, तो इसी में विवाद है।
हाँ एक बात जरूर है, अगर ऑप्शन में ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये फाइनाइट है वर्ब या नॉन फाइनाइट है, तो आपको पेपर में फाइनाइट लिख के आना है, ठीक है। लेकिन टेंस बताए तो आपको नन ऑफ दीज कराना है, आपको टेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब दरअसल बीमारी आगे और देखो ये क्यों आई। अब देखो वर्ब से टेंस का पता कैसे चलता नहीं है, यहां क्या है थैंक यू, अब इसमें यू नहीं छुपा हुआ, अब पेपर में यही तो समझ में आना चाहिए ना आपको, यहां यू नहीं है दोस्तों, यहां यू नहीं है, यहां क्या है आई है, ये बात ध्यान रखिए, यहां आई छुपा हुआ है। इसलिए आप सोचते हो कि इंपेरेटिव बड़े आसान होते हैं, वर्ब से शुरू होंगे कराएंगे, ये सोचने वाली बात है, यहां एसेरेटिव है। क्यों, मैं आपको ऐसे थोड़ी कहूंगा यू थैंक यू, कभी ऐसे बोल दूंगा क्या यूर थैंक यू, सर जी हमें क्या पता चलेगा, रे देखो ये यू दो बार आ गया, ये देखो इधर इधर यू बैठा है पहले ही, मतलब मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं, तो कर तो मैं रहा हूं ना, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, जैसे कहूं खड़े हो जाओ तब तो ठीक है, यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, लेकिन मैं कहूं थैंक यू, कौन कह रहा है थैंक यू, मैं ही तो कह रहा हूं, और सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, तो थैंक यू, आपका धन्यवाद, ठीक है। और वेलकम करूंगा तो भी किसका करूंगा, मैं ही करूंगा, वेलकम यू, देखो यहां यू आ जाएगा, टेंशन ना लेना, तो आई है, यहां आई और वी छुपा होता है, वी वेलकम यू, वी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, कभी भी यू नहीं होगा, इसका मतलब ये है सेंटेंस एसेरेटिव है। तो ये बात सिखाने की, और यहीं से प्रश्न पूछते हैं ये, और बता दी मैंने, इसके अलावा बहुत रेयर चांस है कि प्रश्न पूछे, क्योंकि ये बातें बहुत जनरली लोगों को पता नहीं होती है, और आप अगर बनाना चाहें तो ये नोट्स भी बना सकते हो, देखो यू के अलावा अदर सब्जेक्ट छुपे रहते हैं, ये बात मैंने बल्ली बांती यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारे एक्सरसाइज पर, जो कि आप अपनी स्लाइड पर देख रहे हैं, आशा कर रहा हूं आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो यहाँ क्या है, वेलकम यू, देखो वेलकम यू, लव यू, ये यू है, सी यू, तो यहाँ यू आया हुआ है, इसका मतलब कोई आपको कोई और कह रहा है, हो सकता है मैं कह रहा हूं, हो सकता है हम कह रहे हैं, या मैं कह रहा हूं, तो ऐसे कह सकता हूं आई सी यू, मैं बाद में मिलूंगा आपसे, ठीक है। तो यहां पर हम आई को ड्रॉप करते हैं। अब आगे देखो ये कारण क्या है, ये आई ड्रॉप, यहां देखो डिटेल में आई क्या लिख रखा है, ड्रॉप कर दिया गया। आई क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होता है, और इस तरह के सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूं, ये आई इंग्लिश के काम आता है, आप अगर छोटे बच्चे हैं तो इसका कोई टेंशन नहीं है, लेने देने की आपको कोई नहीं पूछेगा। इसको दो तरीके से आप देख सकते हो, एक यहां पे नाम देखो ट्रनकेटेड सब्जेक्ट, ट्रनकेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रनकेटेड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी जिसे अलग कर दिया जाए, यानी इसका अर्थ होता है अलग करना या सिर अलग करना, क्योंकि हमने इसको अलग कर दिया, हटा दिया, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रनकेटेड सब्जेक्ट। और दूसरा नाम आपको ऐसे भी मिल सकता है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, कोई चीज को गुम कर देना, विलोपन कर देना, ठीक है। और यही कारण रहा विवाद का कि फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। अब एसेरेटिव में तो ये फाइनाइट हो गई, क्यों, प्रेजेंट सिंपल टेंस बताती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यहां तो बता रही है टेंस, इसमें तो टेंस है दोस्तों, क्योंकि एसेरेटिव सेंटेंस है, पर इसमें टेंस नहीं है। कुछ समझ में आया क्या, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ जाएगा, इसमें टेंस नहीं है और उसमें है। तो यही विवाद का विषय था कि यहां पर पता नहीं चलता कि आई है या यू है या वो है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ये बीमारी हो गई कि आपको यही कहना है, यहां पर ये टेंस नहीं बताना है, तो ये विवाद का विषय यही कारण है, ठीक है। तो यहां यू बिहेव योरसेल्फ, तो ये देखो आप यू बिहेव करो, अच्छा बर्ताव करो खुद के साथ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये बिहेव किसे कहेंगे, रिफ्लेक्सिव वर्ब नाम होता है इसका, और इसका कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे आगे एक बात देखो, यहां पर he said to me, उसने मुझसे कहा हेल्प मी या हेल्पर, तो यहां ये इंपेरेटिव हो गया कि नहीं हो गया, वर्ब देखो वर्ब से शुरू हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई हेल्पर थोड़ी है। मैंने किसको कहा, he said to me, उसने किसने, मेरे से कहा है, उसने मेरे से कहा है, मेरे से क्या कहा है कि मैं किसकी सहायता करूं, उसकी सहायता करूं, ठीक है। तो ये सहायता मैं करूंगा यहाँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट की थी उसने मुझसे टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए, ठीक है। वैसे प्लीज नहीं लगा रखा, तो कोई जरूरी नहीं है ये यहाँ रिक्वेस्ट नाम लिखूं, कोई जरूरी नहीं है, मैं आस्कट भी लिख सकता था, आस्कट भी कर सकता था यहाँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑर्डर भी कर सकता था, लेकिन ऑर्डर थोड़ा अच्छा नहीं लगता,
वैसे बोलने भावचा जो भाव है उसमें मैन क्लाज हमेशा क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट होता है मैन क्लाज। अब आपको सर हमें क्या पता इसमें मैन क्लाज कौन सा है, तो मैन क्लाज मैं बताता हूं कौन सा है इसमें। मैन क्लाज दोस्तों ये है, ये वाला यहां पर, ये देखो ये मैन क्लाज है, यहां ये इतना मैन क्लाज मान लो, ये है मैन क्लाज, ठीक है, ये मैन क्लाज है, बाकी बाद में बात करेंगे। तो ये फाइनाइट होता है क्योंकि इसमें टेंस का पता चल रहा है, ये देखो यहां चल रहा, यहां चल रहा, ठीक है। अब हमने एक बात की थी अभी तक, जो विवाद का विषय था उसको नाम दिया ग्रेडियंस। ग्रेडियंस भी कह सकते हैं या क्लाइन भी कह सकते हैं, जो विवाद का विषय बना था इंपेरेटिव सेंटेंस में। दरअसल वो बना कैसे था वो भी देख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है, मैंने बताया था अभी फाइनाइट, और उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है जिसमें कोई टेंस नहीं होता। और फाइनाइट में मैन क्लाज हमेशा कैसा होता है, टेंस होता है ये। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, ये देखो अभी अभी मैंने क्या बताया, ये देखो इसमें अभी मैंने क्या बताया, ये देखो यहां पर टेंस रिक्वेस्टेड है तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया ना, लेकिन टू हेल्प हर ये जो नॉन फाइनाइट क्लाज हो गया, इसमें कोई टेंस है क्या, नहीं है। दरअसल इधर भी देख लो चाहे। अब यहां ऊपर वाला क्या था, ये मैन क्लाज था, ऊपर वाला मैन क्लाज कौन सा था, ये वाला था। तो इसके अंदर तो देखो सैड पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन हेल्प पर इंपेरेटिव आ गया, नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, तो बेर इन्फिनिटिव के साथ तो इसमें टेंस है ही नहीं, नॉन फाइनाइट हो गए। तो दरअसल अब बीमारी कहां हुई, देखो अब ये बीमारी हो गई कि यू के साथ हम सोचते हैं कि वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यू के साथ हम सोचते हैं कि वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। पहली बात क्लियर हो गई। आप क्या सोचते हो कि यू के साथ एग्रीमेंट होता है, यानी यू हेल्प हर, ऊपर बोला था ना ही सेड टू मी हेल्प हर, यू हेल्प हर, आप ऐसे ही सोचोगे यू HELP हेल्प हर, 2 बार लिख दिया गया, ये लो दोबारा लिखता हूं, यू हेल्प हर। आप ऐसे सोचते हो कि यू के कारण यहां हेल्प आया है, और आई आ जाता तो यहां क्या हो, सॉरी यहां पर मान लीजिए मैं लिख देता ही आ जाता, ही हेल्प्स हर, ऐसे हो जाता। तो दरअसल ये आपका वहम है। यू के साथ अगर ऐसा होता है एग्रीमेंट तो टेंस होता मान लिया, लेकिन इंपेरेटिव में नहीं होता है। इंपेरेटिव में यू का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आनी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट है कि टेंस होगा नहीं। देखो यू आर गुड एग्रीमेंट होता है, परंतु अब देखो यू के साथ हम सोचते हैं कि वर्ब के साथ क्या होता है एग्रीमेंट, पर बी वाली वर्ब से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने स्पेशल लिख दिया है, किसी को समझ में ना आए तो टेंस भी नहीं है। तो देखो यू है, यू के साथ आर आता है, ठीक है सर, यू आर गुड, यू आर गुड, बहुत बढ़िया सर। ये तो देखो यू के साथ आर आया है तो इसका मतलब क्या है, आर का इसके साथ संबंध है, इसका मतलब ये तो फिर टेंस है, और इसका टेंस है तो इसका मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन यहां क्या मतलब है, आप अच्छे हो, लेकिन ये इंपेरेटिव हुआ क्या, ये देखो बी गुड। अब यू बी गुड, मैं आपको ही तो कह रहा हूं, यहां से देखो यू बी गुड, कुछ समझ में आया, यू और बी, ये लो बी गुड, इसका मतलब है तुम अच्छे रहो, यहां ये यू छुपा हुआ है, कुछ समझ में आया क्या, यू आर गुड, ये एसेरेटिव सेंटेंस है हमारा। आर गुड आप सीधा बोल दोगे क्या, मुझे बताओ, आप बोल ही नहीं सकते आर गुड, लेकिन बी गुड बोल दो, क्यों, मैं कहता हूं बी हैप्पी बेटा, तो इसका मतलब क्या है, यू बी हैप्पी, यू बी हैप्पी, यू बी हैप्पी। तो इसका मतलब है इस बी की वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस नहीं होता, यही सही मेन बीमारी है इसकी, और यही विवाद का विषय बना हुआ था, इसी कारण इसको टेंस नहीं माना जाता। अब रही बात आगे क्या है, अगर इसमें मूड होता है, मूड क्या होते हैं, 3 तरह के मूड होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मूड होंगे तो फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, मूड होंगे तो क्या होंगे, फाइनाइट वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस देखो कैसे, कई बार ऐसे भी बन जाते हैं, नेवर से नेवर। अब ये नेवर दोस्तों नाउन है, ये नेवर क्या है, नाउन है, और ये नेवर क्या है, एडवर्ब है। यहां कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये टाइम बता रही है, टाइम बता रही है कि कभी भी कहो मत, ये कहने के बारे में बता दिया ना, तो क्रिया के बारे में बताने वाला तो एडवर्ब भी होता है। तो कभी मत कहो, क्या नहीं कहना, नेवर से नेवर की, ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये नाउन के तौर पर जो नेवर है ये लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए नेवर एक नेवर तो खैर एडवर्ब हो गई, और से वर्ब से शुरू हो रहा है ना, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। अगर हम बात करें
नेवर डज सी स्मोक। तो कई बार ऐसे भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखें, नेवर फिर एडवर्ब आ गया, क्यों, यहां वर्ब है और वर्ब के बारे में नेवर डज सी स्मोक, वह कभी भी क्या नहीं करती, स्मोक नहीं करती, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई, आप देख सकते हो लिख रखी है मैंने स्पेशल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो नेवर डज सी स्मोक, वह कभी भी स्मोक नहीं करती। सर प्रश्नवाचक तो नहीं है, यहां निशान देख लो भाई, ये देखो बिंदी लगा रखी है मैंने। थैंक यू एसेरेटिव हो गया, आई है यहां पर छुपा हुआ, तो ये एसेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, वर्तमान में ये बात मैं कह रहा हूं। क्लियर हो गई दोस्तों। आफ्टर दैट लास्ट में चलते हैं, यदि कोई क्लाज नेगेटिव एडवर्ब से शुरू किया जाए तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन कहते हैं वीएस ऑर्डर कर दिया जाता है। यदि कोई क्लाज नेगेटिव एडवर्ब से शुरू किया जाए, नेगेटिव क्या हो जाए, एडवर्ब। नेगेटिव एडवर्ब का मतलब ये होता है दोस्तों, ये रही, ये लो, ये नेवर क्या है, ये नेवर क्या है, मुझे ये बताओ, नेवर क्या है, एडवर्ब ही तो है, और ये नेगेटिव है या नहीं है, ये देख लो, नेगेटिव है या नहीं है, ये देखो। तो इन्वर्जन कर दिया जाता है, यानी वीएस ऑर्डर कर दिया जाता है। तो ये देखो, ये रहा वी, ये रहा वी और ये रहा एस, ये वीएस ऑर्डर है। तो ये इसी के कारण है, कभी भी क्लाज में नेगेटिव एडवर्ब आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंस में, तब ये करना है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और लास्ट ध्यान रख लेना, जिस कभी भी किसी भी वाक्य में लेट नजर आ जाए, वो भी हमारा क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आगे शेयर भी जरूर करें। फिर एक नई वीडियो के साथ, नई सेशन के साथ फिर शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।